नमस्कार, न्यूज एट 8 में हाजिर हैं। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा को आज हवाई जहाज से उतरवाकर गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तत्काल आदेश के बाद पवन खेड़ा की रिहाई हो पाई। वे रायपुर में कल से शुरू हो रहे कांग्रेस के महाधिवेशन में शामिल होने के लिए जा रहे थे। रिहा होते ही उन्होंने कहा कि उन्हें कानून में विश्वास है। कहा कि असम पुलिस ने बिना एफआईआर की कॉपी और नोटिस के उन्हें विमान से उतारकर गिरफ्तार कर लिया। पवन खेड़ा ने कहा है कि हम लोग देश को और संवैधानिक मूल्यों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इसे जारी रखेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द के इस्तेमाल के आरोप पर असम पुलिस ने आज उन्हें विमान से गिरफ्तार किया था। तब कांग्रेस नेताओं ने पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर सरकार को जमकर घेरा। जयराम रमेश ने कहा है कि सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र के लिए अभी भी एक ज्योति बनी हुई है। अशोक गहलोत ने कहा कि आज तो हद ही हो गई। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ये सबसे निम्न स्तर की हरकत है। आपको फाइनली बेल मिल गया है। हाउ डू यू सी दिस एंटायर केस अगेंस्ट योरसेल्फ? द विक्ट्री ऑफ द लीगल प्रोसेस ऑफ दिस कंट्री, of this great democracy called India, which we are trying to uphold and fight for. So finally, are you going to Raipur, sir? Yes, of course. Tomorrow morning, is it? I am trying to go tonight, otherwise tomorrow morning. So, sir, the Supreme Court said there needs to be some kind of discourse even in the political sphere. The comments you made, was it a slip of the tongue? I will not comment on that right now, since it's a sub judice matter. All that I want to say is that the majesty of law has upheld my rights, my liberties. So the Congress leaders are saying that it's a attack on the fundamental rights. Do you see? Absolutely, they are right. Absolutely. Without any FIR copy being given to me, without any notice being served on me, I was asked to deplane as if I was a terrorist. Many Congress leaders are also saying it looks like a unsaid emergency, you know. You know what's happening around. This is not the only example of people's rights and liberties being curtailed. Today it's me, tomorrow it could be anyone. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि टाइगर जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट जिंदा है। हमारी न्यायपालिका ने आज पवन खेड़ा जी को कुछ हद तक पार्शियल रिलीफ दी है। ये सबूत है कि हमारे देश में मोदी सरकार के प्रयत्नों के बावजूद न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र के लिए अभी भी एक ज्योति बनी हुई है। टाइगर जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट जिंदा है। एनडीटीवी से बात करते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि एफआईआर हुई है तो गिरफ्तारी तो होगी ही, चाहे वो आसमान में हो या जमीन पर। Do you think the kind of overdrive that Assam police went into arresting him, do you think it was arresting him from the tarmac? And No. I mean, how somebody has been arrested, what procedure followed is a different thing. But if a FIR is come and is registered under a relevant section of law, police is duty bound to arrest the person. Now, whether he is in sky or whether he is in earth. So if a offense has been committed, police has to arrest him. We don't go by the manner. Right. My last question to you, sir: the kind of overdrive that Assam police has gone into, in this kind of clamp down on the opposition leaders, whether it was Jignesh Mevani, now, What is clamp down? Can you abuse a father? Because I said something about father of a leader, Congress has filed 130 FIR against me in Telangana. So what is about that? Right. So just you be reassured that whenever a offense is committed, there will be clamp down. Right. पंजाब में आज वारिस पंजाब डे से जुड़े हजारों लोगों ने अमृतसर के अजनाला में जमकर बवाल किया और थाने पर भी हमला कर दिया। इन लोगों के हाथ में बंदूकें और तलवारें थी। ये लोग वारिस पंजाब डे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह के करीबी तूफान सिंह की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों की उग्र भीड़ बैरिकेड तोड़कर थाने में घुस गई। इस दौरान 6 पुलिसकर्मी घायल हुए। अमृतपाल सिंह की चेतावनी के बाद पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि तूफान सिंह को छोड़ा जा रहा है। उसके समर्थकों ने उसकी बेगुनाही के पर्याप्त सबूत दिए हैं। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जा रहा है। तो कौन है अमृतपाल सिंह? दीप सिद्धू की मौत के बाद वारिस पंजाब डे का प्रमुख बना। अमृतपाल सिंह पर खुफिया एजेंसियों की नजर है।
खालिस्तानी आंदोलन को हवा देने का भी आरोप है। अमृतपाल ने इशारों में गृह मंत्री को दी थी धमकी। अमृतपाल ने कहा था, इंदिरा गांधी ने हमें दबाने की कोशिश की थी, क्या हश्र हुआ। और दिल्ली एमसीडी के सदन में बेहद शर्मनाक तस्वीरें सामने आई। मारपीट, धक्का मुक्की और तोड़फोड़ के चलते स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं हो पाया और सदन की कार्रवाई कल सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित करनी गई थी। रात भर रह रहकर हंगामा होता रहा। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के दौरान पूरे देश में शर्मनाक तस्वीरें भी देखी, जहां चुने हुए प्रतिनिधि सदन की मर्यादा की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए दिखे। सदन में रात में जबरदस्त धक्का मुक्की, हाथापाई, मारपीट तक हुई। पार्षदों ने एक दूसरे पर पानी की बोतलें फेंकी, टेबल पर पार्षद चढ़े। दरअसल 40-50 वोट डालने के बाद बीजेपी ने मोबाइल फोन को लेकर एतराज किया। बीजेपी ने डाले गए वोट भी फिर से डालने को कहा और गुप्त मतदान के उल्लंघन का आरोप लगाया। वहीं मेयर ने कहा कि ऐसा कहीं नहीं लिखा है। जो दृश्य आज पूरा देश देख रहा है वो मात्र संयोग नहीं है, वो एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है। और ये आम आदमी पार्टी के चरित्र में शामिल है। जो एक्ट है उसमें भी कहीं मोबाइल पर रोक नहीं है कि मोबाइल नहीं ले जा सकते। जबरदस्ती, क्योंकि हर चुनाव ये हार रहे हैं, मेयर में हार गए, डिप्टी मेयर में हार गए, स्टैंडिंग कमेटी में हारेंगे, तो हार से इतना बौखला। मतलब दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने हरा दिया, वो नहीं माना। मेयर में हार गए, डिप्टी मेयर में हार गए, वो नहीं पचा पा रहे। अब स्टैंडिंग कमेटी में हार रहे हैं, वो नहीं पच रहा इनको। तो मोटे तौर पे यही कारण है कि ये अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का जनादेश मानने के लिए तैयार नहीं है। और संविधान, लोकतंत्र और सर्वोच्च न्यायालय, तीनों को चुनौती अकेले ये लोग दे रहे हैं कि हम कुछ नहीं मानेंगे, हम जैसे चाहेंगे मनमाने ढंग से चलाएंगे। और दिल्ली में कथित आबकारी घोटाले की जांच की जो आंच है अब केजरीवाल तक पहुंचती हुई दिख रही है। आज ईडी ने अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार से पूछताछ की है। पूछताछ के लिए विभव कुमार ईडी के दफ्तर पहुंचे थे। उन्होंने अपना बयान भी दर्ज कराया था। ईडी की चार्जशीट में केजरीवाल के नाम का उल्लेख किए जाने के हफ्तों बाद उनके निजी सहायक को पूछताछ के लिए बुलाया गया। और आपको बता दें, पटना में आज बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अभ्यर्थियों की आज पुलिस के साथ नोकझोंक हुई और पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज भी किया। लाठीचार्ज के बाद पुलिस वाले अभ्यर्थियों को घसीटते हुए ले जाते हुए नजर आए। कई अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया। इनका आरोप है कि महागठबंधन सरकार ने नौकरी का वायदा किया था लेकिन पूरा नहीं किया। आज ये लोग जेडीयू और आरजेडी के दफ्तर का घेराव करने निकले थे। हरियाणा के भिवानी में जले हुए हालत में मिले नासिर और जुनैद के जो शव मिले थे, उनमें ताज़ा जानकारी के मुताबिक आरोपियों की तस्वीरें जारी की गई हैं, जिनमें उनके नाम और तस्वीर शामिल है। पुलिस ने इस घटना में इस्तेमाल स्कॉर्पियो गाड़ी हरियाणा की जींद क्षेत्र से बरामद कर ली है। एसपी श्याम सिंह ने बताया है कि इस मामले में 17 फरवरी को आरोपी रिंकू सैनी को गिरफ्तार कर 5 दिन की पुलिस रिमांड में गहनता से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान घटनाक्रम के संबंध में संदिग्ध वाहनों के मूवमेंट के बारे में रिंकू ने महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। और इस पूरे मामले पर हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने एक्सक्लूसिव जानकारी दी है। इसके मुताबिक कथित गौ रक्षक नासिर जुनैद का अपहरण करने के बाद लगभग 20 घंटों तक हरियाणा जिले में घूमते रहे। जुनैद नासिर हत्याकांड में गौ रक्षकों के 2 समूह शामिल थे। पहले ग्रुप ने जुनैद नासिर का अपहरण कर उनकी पिटाई की। पहला ग्रुप ही जुनैद और नासिर को आत्मराकर हरियाणा पुलिस के पास ले गया था। हरियाणा पुलिस के पल्ला झाड़ लेने के बाद पहले समूह ने जुनैद और नासिर को दूसरे समूह के सुपुर्द किया। पुलिस सूत्रों की माने तो दूसरे समूह ने ही
बुरी तरह घायल जुनैद और नासिर की हत्या की है। और अब भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बनाए गए वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की 26वीं बैठक मंगलवार को बीजिंग में हुई। अगस्त 2020 के बाद ये पहली बार है कि विदेश मंत्रालय के अधिकारी और उनके चीनी समकक्ष अधिकारियों के साथ आमने सामने ये बातचीत हुई है। इसमें आगे भी बातचीत कर शांतिपूर्ण तरीके से समस्या को निपटाने की सहमति बनी है। सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच ये 26वें दौर की बातचीत रही। विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया विभाग के संयुक्त सचिव शिल्पा कंबुले भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बीजिंग पहुंचे और चीन के समकक्ष अधिकारी और सीमा मामलों के महानिदेशक होंग लियांग के साथ बातचीत की। अंबुले चीन के साथ डील करने वाले विदेश मंत्रालय के सबसे बड़े अधिकारी हैं। अगस्त 2020 में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर टकराव के बाद ये पहली बार है जब WMCC की बैठक आमने सामने हुई है। इस बैठक से हम यह निष्कर्ष जरूर कर सकते हैं कि हालांकि भारत चीन के बीच में ब्रेक थ्रू तो नहीं हुआ है, परंतु ब्रेक डाउन भी नहीं हुआ है और वो अपने आप काफी अहम है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक इस बैठक में दोनों पक्षों ने पश्चिमी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मौजूदा हालात की समीक्षा की और जिन जगहों से सैनिकों की वापसी रह गई है वहां से उनकी वापसी को लेकर बात हुई, ताकि सीमा पर शांति और पहले वाली स्थिति को बहाल किया जा सके, जो कि दोनों देशों के बीच रिश्तों को सामान्य बनाने के लिए जरूरी है। दोनों देशों में इस बात की भी सहमति बनी कि सैन्य कमांडरों के बीच 18वें दौर की बातचीत जल्द हो। अगर चीन और भारत इस वक्त शांति चाहते हैं तो इस प्रकार का मिलिट्री कमांडर्स के बीच में बातचीत जो है वो काफी सकारात्मक या पॉजिटिव है, क्योंकि भारत के लिए ये साल काफी अहम है। G20 का जो प्रेसिडेंसी है वो भारत के पास है। भारत चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास अगस्त 2020 में टकराव हुआ और उसके बाद से लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि दोनों देशों के बीच पहले हो चुके समझौतों के मुताबिक सीमा पर शांति और यथास्थिति बहाल की जाए। इससे पहले WMCC की आमने सामने की 14वीं बैठक जुलाई 2019 में हुई थी। इसके बाद की 11 बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर की सेल में आज जेलर और CRPF ने रेड की है। उसके सेल से लग्जरी सामान बरामद हुआ है। 1.5 लाख रुपए के गुची के सैंडल्स और 80,000 रुपए की कीमत की जीन्स बरामद हुई। रेड के बाद सुकेश चंद्रशेखर रोने भी लगा। दिल्ली पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर को 200 करोड़ की ठगी के मामले में गिरफ्तार किया है। अभी वो मंडोली जेल में बंद है। और तमिल अभिनेता विशाल एक फिल्म के सेट पर बाल बाल बच गए। विशाल अपनी फिल्म मार्क एंटनी की शूटिंग कर रहे थे और इसी दौरान एक ट्रक पीछे से आता है। दरअसल इस ट्रक को दीवार तोड़कर रुक जाना था, लेकिन वो ट्रक बेकाबू हो गया और तेजी से फिल्म की कास्ट की ओर बढ़ने लगा। राहत की बात यह रही कि बाकी कलाकारों के साथ विशाल भी बाल बाल बच गए। अभिनेता विशाल के वीडियो ट्वीट कर कहा कि कुछ सेकंड और कुछ इनसे मेरी जान बच गई। और इसी के साथ फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।